हमारा आज का विषय है जैव भू रासायनिक चक्र या बायोजियो केमिकल साइकिल। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बायोजियो केमिकल साइकिल हम कहते किसे हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पौधों तथा जंतुओं की वृद्धि के लिए प्रकाश, मृदा, वायु के अतिरिक्त विभिन्न खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन खनिज पदार्थों का अवशोषण पौधे मृदा से करते हैं और इन पौधों के माध्यम से विभिन्न जंतुओं तक पहुंच जाते हैं। लेकिन और इनकी मृत्यु के पश्चात ये कार्बनिक पदार्थ अपघटकों यानी डिकम्पोजर्स के द्वारा अपघटित होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये फिर से सॉइल में फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार खनिज तत्वों का जीवों तथा वातावरण के मध्य निरंतर चक्रीय भ्रमण होता रहता है, यानी वातावरण से जीवों में जाते हैं और जीवों से पुनः वातावरण में ये तत्व फ्री हो जाते हैं और इसी चक्रीय भ्रमण को हम मटेरियल साइकिल या बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। इन तत्वों में कुछ तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को अत्यधिक मात्रा में होती है और ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। तथा कुछ तत्वों की आवश्यकता पौधों को निम्न मात्रा में होती है या अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। ये हैं फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीज इत्यादि। तो इन पदार्थों के चक्रीय भ्रमण को समझने के लिए जैव भू रासायनिक चक्रों को दो प्रकार में बांटा गया है और ये दो प्रकार हैं। पहला गैसीय चक्र या गैसियस साइकिल और दूसरा अवसादी चक्र या सेडिमेंट्री साइकिल। सबसे पहले हम लेते हैं गैसीय साइकिल। गैसियस साइकिल चार प्रकार के हैं। पहला है वाटर साइकिल या जल चक्र, दूसरा कार्बन साइकिल, तीसरा नाइट्रोजन साइकिल और अंत में है ऑक्सीजन साइकिल। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं जल के बारे में, जल चक्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जल सभी जीवधारियों के लिए अत्यधिक आवश्यक है और अगर भारतीय दर्शन को देखते हैं तो हमारे मूलभूत पंच तत्वों में भी जल प्रमुख है। यानी आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जैविक आधार का अगर मुख्य तत्व देखा जाए तो जल ही है। जल एक बहुत अच्छा विलायक भी है, इसमें सारी रासायनिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। जीव द्रव्य के विभिन्न कार्यों एवं कोशिकाओं की क्रियाविधि के लिए भी जल अत्यधिक आवश्यक है। वायुमंडल में नमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से जो नमी पाई जाती है वो वायुमंडल से भाप को एकत्रित नहीं कर सकते हैं, जबकि बारिश के रूप में यानी प्रत्यक्ष जल के रूप में हमें मिलता है। बारिश मिल जाती है, बादल मिल जाते हैं, धुआं, धुंध, ओस, स्नो, कई प्रकार के उदाहरण हैं जो हमें प्रत्यक्ष जल के उदाहरण बताते हैं। पृथ्वी पर जल का उद्भव कैसे हुआ ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि शुरुआती समय में पृथ्वी पर कोई भी समुद्र या जल स्रोत नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी की परतों में मौसम के अनुसार बदलाव होने लगे। ज्वालामुखी, चट्टानों की गति, गर्म हवाएं, इन सब के कारण समुद्र का तथा वायुमंडल का निर्माण हुआ और इस प्रकार यह माना जाता है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल के अणु का निर्माण हुआ। अगर हम जल की वर्तमान स्थिति देखते हैं तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल 60,000 घन मीटर के करीब माना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये धीरे धीरे 2025 तक 750 घन मीटर ही रह जाएगा। भारत के पास विश्व की 2.4% धरती है और 16.7% आबादी है। देश के 5 जितने भी जल स्रोत हैं उनसे इन सभी की जलापूर्ति संभव नहीं हो पाती है और सभी जनसंख्या को जलापूर्ति करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय करीब कई साधनों को काम में लेता है, लेकिन फिर भी कई गांव जल से वंचित रह जाते हैं या कई स्थान जल से वंचित रह जाते हैं। हमारी आबादी को अगर हम विश्व की आबादी से तुलना करते हैं और वहाँ पर उपलब्ध जल की तुलना करते हैं तो उपलब्ध जल का 97.2% भाग यानी सतही जल जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये सतही जल हमें
कई पदार्थों से मिलकर दूषित अवस्था में भी मिलता है। और ये सतही जल 97.2% समुद्र में तथा बचा हुआ 2.8% हमें नदियों के रूप में या स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध होता है। कई प्रकार के विभिन्न सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, जीवाणु आदि भी जल के अंदर प्रदूषण बढ़ा देते हैं। तो भूजल जो हमें मिल रहा है उसकी एक टेबल मैं आपको बताना चाहूँगी। यानी महासागर में, प्रकृति में जो जल का वितरण है, महासागर में 97 से 97.2% है। बर्फ़ के रूप में 2% जल मिल रहा है। भूजल के रूप में 0.820%, ताज़े जल की झीलों में 0.009%, भूमि से घिरे हुए समुद्र और नमकीन झीलों में 0.0098% और वायुमंडल में ये 0.001% ही है। जबकि नदियों में सिर्फ 0.0001% जल प्राप्त हो रहा है। तो हम जान सकते हैं कि हमें दैनिक उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। मनुष्य यदि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखे तो उसकी सतह पर मुख्य रूप से उसको सिर्फ समुद्री जल ही दिखाई देता है और इसके ऊपर कई सारे बड़े बड़े छोटे बड़े द्वीप उसको दिखाई देते हैं। यानी पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग समुद्र से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97%, जैसा कि आपको तालिका में बता दिया गया है, वो हमें समुद्र में ही मिलता है। और बर्फ़ की चोटियों में जमा हुआ या ग्लेशियर के रूप में भी जल जो मिलता है वो 2% है। तो मतलब हमारा जो इतना महत्वपूर्ण तत्व है जल, वो हमें कितनी कम मात्रा में मिलता है। प्रकृति के जल के जो स्रोत हैं उनको अगर हम देखें तो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में जल मिलता है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वर्षा का जल। और उस वर्षा के आधार पे हम जो हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनको हम प्रबल वर्षा वाले क्षेत्रों, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों एवं निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में बांट सकते हैं। प्रबल वर्षा वाले क्षेत्र वे हैं जो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार की वर्षा जहाँ पर होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र वो हैं जहाँ पर 1 से 1.8 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वर्षा होती है। और निम्न या लो वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी कम रफ्तार से वर्षा होती है। यानी कहीं पर तो अत्यधिक वर्षा होती है और कहीं पर सूखा ही रह जाता है। भारत में बहुत ज़्यादातर स्थानों पर गर्मी में सिर्फ 3 से 5 महीनों में ही वर्षा होती है, जबकि प्रबल वर्षा अगर होती है तो वनस्पति और मृदा दोनों को नुकसान पहुंचाती है। मृदा जल के प्रकार अगर हम देखते हैं तो मृदा जल के प्रकारों में 4 प्रकार हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल जल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जल मृदा के कणों के बीच में से होता हुआ ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है या ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, उसे गुरुत्वीय जल या गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं। और ग्राउंड वाटर की जो सबसे ऊपर की परत होती है वह ग्राउंड वाटर टेबल कहलाती है। दूसरा प्रकार है कैपिलरी वाटर या केशिकीय जल। केशिकीय जल वह जल है जो मृदा कणों के मध्य उपस्थित रंध्रों में केशिका बल के कारण अटका रहता है, कैपिलरी फोर्स के कारण अटका रहता है और ये कैपिलरी जल कहलाता है। ऐसा जल ही सिर्फ पौधों को उपलब्ध हो पाता है जिसका वे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषण कर लेते हैं। तीसरा प्रकार है हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल जो ससंजक या आसंजक बलों के कारण मृदा कणों के चारों ओर पतली परत के रूप में दृढ़ता से आबंधित रहता है। ससंजक यानी 2 समान कणों के बीच में लगने वाला बल और आसंजक यानी 2 विपरीत या भिन्न कणों के बीच में लगने वाला बल होता है। और इस जल को भी पौधे उपयोग में नहीं ले सकते हैं। और अंतिम प्रकार है जो मृदा जल के रूप में पाया जाता है वह है कंबाइंड वाटर या आबंधित जल। कंबाइंड वाटर या आबंधित जल मृदा में उपस्थित विभिन्न तत्वों आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका से
जल योजित होकर ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, यानी इनके ऑक्साइड यौगिक बना देता है और इस प्रकार से आबंधित जल भी पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है। धन्यवाद।